नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। 10 के दम में आज हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव के रण की, क्योंकि आज बीजेपी के प्रत्याशियों का नामांकन होना है। आज 11 बजे बीजेपी के 9 प्रत्याशी अपना नामांकन करवाने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था, नामांकन किया था। यहां पर 13 सीटों को लेकर जो रण है वो बिगुल बच चुका है और इसको लेकर तैयारियां समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से पूरी की गई। लेकिन इस पर जो जातीय संतुलन है वो भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। सपा और बीजेपी में संग्राम जारी है, तो बिसात बिछ चुकी है और कौन किस पर भारी रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में ये जो बीजेपी के चेहरे हैं जिनकी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी, ये सभी आज अपना नामांकन करवाने के लिए पहुंचेंगे विधानसभा, जिसमें मुकेश शर्मा और कन्नौज के पूर्व विधायक बनवारी लाल को त्याग का इनाम बीजेपी की तरफ से मिलने जा रहा है और बीजेपी के 9 रत्न नामांकन करेंगे। 13 सीटों पर घमासान। तो नामांकन होना है आज और इस चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। उनका सबसे पहले परिचय आपको मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष जी आप ही से करेंगे। मनीष जी, कल आपके 4 लोगों ने नामांकन करवाया था और तस्वीर एकदम साफ हो गई है, किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिस तरह से एक नया आयाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सूचिता और संकल्प के साथ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के आए जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग और सभी पंथ के नौजवानों ने आकर के समाजवादी आंदोलन का जो ध्वज था, जो आदरणीय नेताजी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में दिया, उनको मजबूत करने के लिए आज हमारी पार्टी में सभी जात, सभी धर्म और सभी वर्ग के नौजवान काम कर रहे हैं। और पार्टी के हमारी जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो समाजवादी विचारधाराओं को जिस तरह से जन जन में पहुंचाने का काम करते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और जो हमारे पार्टी के 4 वरिष्ठ लोगों ने जो कल नामांकन किया, उससे एक बहुत बड़ा संदेश समाज में गया है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है और समाजवादी पार्टी सबके हक की बात करती है और सभी को समाज में और राजनीति में स्थान देती है। लेकिन महान दल के जो नेता हैं वो बहुत नाराज हैं, सहयोग उन्होंने वापस ले लिया है आपसे, उस पर क्या कहेंगे? वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव की कठपुतली हैं ये तमाम नेता। स्वाति जी, गठबंधन के हमारे साथी रहे केशव देव मौर्य जी और संजय चौहान जी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, माता कृष्णा पटेल जी, इन लोगों ने जिस तरह से जनता के मुद्दों को लेकर के, जनहित के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में जो समाज को बांटने की राजनीति की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय उनको लगा कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक ऐसे स्तंभ हैं समाजवादी आंदोलन के जो सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं और सबकी वो बात करते हैं। इन लोगों ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ लिया और साथ दिया। दोनों लोग मिल करके, मतलब गठबंधन के जो साथी हमारे थे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिल करके एक नई राजनीति की धारा को मजबूत किया उन लोगों ने। और आज भी देखेंगे आप केशव देव मौर्य जी किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बात उन्होंने किया और संजय चौहान जी ने किस परिप्रेक्ष्य में किया, वो तो आने वाले समय में आपको दिखेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी को साथ लेकर के चलते हैं और सभी की बात सुनते हैं और सबको जितना हक जिसका बनता है, इसलिए कि हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
गठबंधन में आपने देखा होगा कि जब हम लोग उन्होंने चुनाव ये लड़ भी रहे बात थे, कही कि जयंत को राज्यसभा भेज दिया गया, जी। अखिलेश यादव ने बहुत उन्हें सम्मान दिया, रैलियां उन्होंने उनके जी। साथ की, राजभर जी। के साथ की, उनको जी। भी सम्मान दिया गया। जी। जी। लेकिन मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या कसूर था? देखिए, थोड़ा सा मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना चाहिए। वही वक्त रुक नहीं रहा है। अभी हम लोग बहुत लंबी लड़ाई के लिए गठबंधन किए हैं और बहुत लंबे समय तक साथ चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। धीरे 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 हम जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाएंगे, सबको अवसर मिलेगा और सबको सम्मान मिलेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं और सबको जो जिसका जो हक बनता है उस हक को देने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, 2 कदम आगे बढ़ करके लोगों को उनका हक देते हैं। संजय राणा जी, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी परंपरागत वोट सहेजने की कोशिश की है उन्होंने, और पूरा फोकस, पूरा ध्यान उनका जातीय संतुलन को पूरी तरीके से साधने में लगा रहा, और बीजेपी का भी यही हाल है। ऐसा नहीं कि बीजेपी इससे पीछे दिख रही है। स्वाति जी, देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ, एक समाजवादी पार्टी और एक समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन। अगर हम समाजवादी सिर्फ पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपना 4 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और अपने कैंडिडेटों को एज पर देयर जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उन्होंने दिया। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अखिलेश यादव शायद अपनी रणनीति के हिसाब से आगे चल रहे हैं और हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। अगर हम समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन को देखेंगे तो समाजवादी का पार्टी का एक फेलियर दिखेगा कि उनके सारे गठबंधन, चाहे ओपी राजभर साहब हो, चाहे वो महान दल के नेता हो, सभी ने कल डिबेट में कई जगह पे आरोप लगाया कि जो उनको बोला गया उनको उसके अनुसार, वादा के अनुसार उनके वादा खिलाफी की गई है। अब उनका ये भी आरोप है कि वो 18 सीट पे लड़े और 6 जीते, उसके बाद भी उनको नहीं मिला। उन्होंने जयंत पे आरोप लगाया कि 38 सीट पे लड़े, 8 पाए, उनको राज्यसभा दे दिया गया। और उन्होंने ये भी बोला है कि पश्चिम के तरफ काफी झुकाव है समाजवादी पार्टी का। देखिए, आरोप लगाना तो लोगों का वो है, जिसको अगर नुकसान होगा या फायदा नहीं हो रहा होगा तो वो आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने ये गठबंधन बनाया था इलेक्शन के पहले, तो ये सब चीजों को उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि जो छोटे छोटे दल होते हैं, ये छोटे छोटे दल हमेशा महत्वाकांक्षी होते हैं। इनको पद की लालसा होती है, चाहे विधायकी का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, चाहे राज्यसभा का पद हो। इस तरह की लालच हमेशा इनके दिमाग में होती है, इसलिए राजनीति में आते हैं। ये किसी हमें नहीं लगता कि कभी भी समाज के सुधार के लिए या अपने समाज के उत्थान के लिए। और उनका दर्द भी छलका है, उनका दर्द भी छलका है। जो चुनाव से पहले सर तस्वीर दिखती थी, तारीफ करते थे, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाटुकारों से घिरे हुए हैं। देखिए, ये हम तो नहीं बोल सकते चाटुकारों से घिरे हुए नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव के पास भी एक बड़ी मुसीबत, डिफिकल्ट होता है सबको लोगों को एकोमोडेट करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद। उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने लोग हैं, उसका समावेश। और गठबंधन को कैसे लेके चलना है वो उनको रणनीति बतानी पड़ेगी। और बड़ा मुश्किल होता है कि सबको 4 सीट में किसको देंगे किसको नहीं देंगे, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। तो ये चीजें हमेशा आएंगी, चाहे वो जैसे छोटे दलों से आप गठबंधन बनाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, कई बार लोग बोलते हैं विचारधारा मिले इसलिए हम गठबंधन बना लिए। हम इस बात को नहीं मानते। अगर विचारधारा मिलती तो ओपी राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चले गए। तो विचारधारा कैसी है? ये तो सिर्फ आज के जमाने की सच्चाई ये है, ये सबको स्वीकारना होगा कि कोई विचारधारा वगैरह नहीं होती है। सिर्फ लोग, ये बात कड़वी सच्चाई कि सीट के लालच पे आते हैं और अगर सीट नहीं मिलती है तो वो अलग हो जाते हैं। ये बात माननी होगी दलों को। स्वाति जी, ये आप और हम बोल सकते हैं कि ये अपने स्वार्थ बसा है, लेकिन ये राजनीतिक नेता कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये स्वार्थ बस जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत बड़ा कटु सत्य है जो आपने बोला है, लेकिन ये राजनेता कभी नहीं मानेंगे कि अपनी राजनीति, अपने स्वार्थ बस एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और गठबंधन बनाते हैं। हमें तो ये देखना होगा कि 4 सीट एमएलसी का इलेक्शन आज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो तो इम्पोर्टेंट विषय नहीं है। लेकिन 2024 और 2027 बिल्कुल यादव जी के लिए बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि पृष्ठभूमि सर यही से तैयार हो जाती है, इसकी पृष्ठभूमि यही से तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वाति जी, देखिए, अखिलेश यादव जी का इस समय पूरा फोकस अपने संगठन को मजबूत करना, अपने जो बिखराव हो रहा है पार्टी के अंदर उसको जोड़ना, लोगों को मिलाना, जो सीनियर नेता जो उनसे नाराज है उनको, उनके साथ जो भी मतभेद उसको ठीक करना, और 2024 के इलेक्शन की तैयारी करना उनका मेन फोकस है। अगर 2-4 छोटे दल उससे नाराज भी आते तो उनको खास फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे कि चुनाव हुए, अगर मान लीजिए 2-4, ठीक है सर,
आपके पास हम वापस लौटेंगे। और इस वक्त नॉमिनेशन चल रहा है बीजेपी दफ्तर में, और नॉमिनेशन के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो गई। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या तस्वीरें वहां की, और सीएम योगी के शामिल होने की क्या खबरें हैं? देखिए, नॉमिनेशन आज होना है बीजेपी के 9 सदस्यों का जो विधान परिषद के लिए जो जाने वाले हैं। उनमें 7 मंत्री हैं, तो वेल एक्सपेक्टेड था कि उनका नाम उस सूची में रहेगा जिनको एमएलसी बनाया जाना है, क्योंकि वो मंत्री पद पर हैं। इसके अलावा 2 जो नए नाम हैं, मुकेश शर्मा, बनवारी लाल दोरे, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको दोबारा मौका दिया गया है कि आप संगठन में आपने काम किया, अब आपको एमएलसी बनाया जाता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी हर एक छोटे से छोटे काम को एक बड़ा इवेंट बना देती है। नामांकन कल अखिलेश यादव ने भी अपने पार्टी के लोगों का कराया है, 4 लोगों का। बीजेपी आज अपने 9 लोगों का करा रही है, लेकिन उसको एक इवेंट के तौर पर एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उसको शक्ल दी गई है। यही बीजेपी की एक खासियत है, खूबी है कि एक कैडर बेस पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह जोड़ के रखना है, कैसे हर छोटे बड़े कार्यक्रम को उत्साह के साथ लोगों को जोड़ना, कनेक्ट करना है, वो दिख रहा है। ये भाजपा कार्यालय है, तमाम यहाँ पर जो समर्थक हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तमाम मंत्रियों की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची हुई है, मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिनको नॉमिनेशन करना है, पेपर वर्क चल रहा है। और यहाँ से निकल करके ठीक सामने विधानसभा है, सड़क पार करनी है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नॉमिनेशन 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको खुद भी नॉमिनेशन फाइल करना है। एक सवाल ये भी इसलिए अहम जाता है, क्या सीएम योगी पहुंचेंगे और स्वतंत्र देव सिंह के शामिल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं जिस वक्त नॉमिनेशन होगा? देखिए, पार्टी की तरफ से अभी इतनी जानकारी है कि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे इस नॉमिनेशन प्रोसेस में। केशव प्रसाद मौर्य को खुद नॉमिनेशन करना है तो वो तो रहेंगे ही, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के आने की अभी फिलहाल सूचना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो उसके लिए पहले से अलर्ट रहता है। पार्टी में फिलहाल ऐसा कोई अलर्ट दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में वो सभी 9 प्रत्याशी जिनको एमएलसी पद के लिए नामांकन करना है वो मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। पार्टी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन अभी दिया गया है। जी बिल्कुल। अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे कि विधान परिषद चुनाव में कई ऐसे चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से, इनको पूरा अरमान था कि इनको तो इस बार परिषद में भेजा जाएगा, लेकिन उनका सपना टूट गया, जिसमें अपर्णा यादव हैं और भी ऐसे तमाम चेहरे हैं। उनके नामों पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्हें भेजा नहीं गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है सबको, हम लोगों ने कई बार देखा है। अभी राज्यसभा के लिए जब नामांकन हो रहा था तो 2 ऐसे चेहरे थे जो किसी भी सूची में नहीं थे, किसी भी संभावना में नहीं थे, लेकिन उनको लाया गया। ठीक इसी तरह जो 9 लोगों की ये लिस्ट कल सामने आई है, उसमें 7 मंत्री हैं, वो एक्सपेक्टेड था कि उनका नाम होगा, लेकिन जो 2 नाम हैं वो भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो एमएलसी उनको बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे नाम थे, बहुत सारे जो दूसरे दलों से आए हुए लोग थे, उनको एडजस्ट करना था, लेकिन उन सभी को किनारे करके पार्टी ने अपने 2 कार्यकर्ताओं, 2 वर्कर्स को उन्होंने जगह दिया। और आप देखिए कि लोग आना शुरू हो गए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। दानिश अंसारी हैं, मुस्लिम चेहरा, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं, ये आए हैं, इनको भी नामांकन करना है। दानिश जी, क्या कहेंगे? पार्टी ने पहले बड़ा मौका दिया आपको, उसके बाद आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक युवा कार्यकर्ता को जनता की सेवा करने का अवसर दिया, और हम सब मिलके पूरी निष्ठा से, मेहनत से और लगन से हम लोग आम जनमानस की सेवा करेंगे। और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, इनका जो है कि सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे को हम और आगे ले जाने का काम करेंगे। जिम्मेदारियां, चुनौती भी है साथ में। 2024 के पहले माहौल बनाना, पार्टी के कामकाज को आगे लेके जाना, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से हमारी सरकार और हमारा संगठन काम कर रहा है, आम जनमानस में एक विश्वास आया है, इसीलिए लगातार हमको आम जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है। हर चुनाव हम जीत रहे हैं, और 2024 हो या आगे भी चुनाव हो, हम ऐसे ही सेवा भाव से कार्य करेंगे और जनता के विश्वास से जीत हासिल करेंगे। दानिश जी, आप पार्टी अपने इस सरकार के अल्पसंख्यक चेहरा हैं, आपको मंत्री बनाया गया, एक्सपेक्टेड था कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, इस जिम्मेवारी को कैसे देख रहे हैं? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता को अवसर दिया, और तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उनको धन्यवाद है। और हम सब मिलके अपने संगठन का नाम, अपने उत्तर प्रदेश सरकार का नाम आगे बढ़ाएंगे, सेवा भाव से कार्य करेंगे, जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे।
और ये क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पार्टी अपने निर्णयों से चौंकाती है सबको, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, इसके लिए आप खुद भी नहीं तैयार थे, अपने निर्णयों से पार्टी चौंकाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के हित सोचती है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की सेवा करती है। आज मुझे मौका मिला है, हम जनता के बीच में रहेंगे, अपने अल्पसंख्यक समाज के बीच में, युवाओं के बीच में रह के पार्टी के विश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो दानिश आजाद अंसारी थे, आपने सुना इनको। इनको मौका मिल रहा है तो पहले से तय था, मंत्री हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो ऐसे में इनको दोबारा से किसी एक सदन का सदस्य बनाया जाना था, एमएलसी इनको बनाया जा रहा है। तो ये पार्टी के अंदर की स्थिति है। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, जिसमें 7 मंत्री हैं जिनको एमएलसी बनाया जाना है, वो आना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा, ये दो नए नाम हैं। इस पर हमने मुकेश शर्मा से भी बात की थी। मुकेश शर्मा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 टर्म अध्यक्ष रहे हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। लखनऊ महानगर में जितने भी पार्टी के आयोजन होते हैं उसमें उनकी सक्रियता रहती है, 25 सालों का अनुभव है उनका संगठन का। ये चीजें भी पार्टी देखती है और इन्हीं सब चीजों की वजह से माना था कि बीजेपी कैडर विस पार्टी अपने निर्णयों से चौंकाती है। ऐसे ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको मौका मिलता है, जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर इन किया जाता है, परफॉर्मेंस अगर नहीं देते हैं तो उनको आउट कर दिया जाता है। तो यानी कि परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको कोई ना कोई जगह जरूर देगी बीजेपी, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। अभिषेक, इसलिए एक सवाल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि कल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का नामांकन हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जब सवाल पत्रकारों ने पूछे उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी ली और कहा कि मांगो उसी से जो दे खुशी से। तो क्या इसे समझे, क्या कोई नाराजगी चल रही है, कोई खींचतान चल रही है गठबंधन में समाजवादी? देखिए, गठबंधन होगा तो उसमें अपनी इच्छाएं होंगी, पूरी नहीं होंगी तो दिक्कतें होंगी। कल यही हुआ। अखिलेश यादव ने जो एक बुके बनाया था, इसमें छोटे छोटे दलों का गठबंधन था। चुनाव से पहले सबको तमाम वायदे किए गए रहे होंगे, रिजल्ट वैसे नहीं आए, तो जाहिर तौर पर लोगों की नाराजगियां अब सामने आ रही हैं। कल 4 सीटों पर नामांकन हुआ, राज्यसभा का नामांकन हुआ, इससे पहले उसमें भी सहयोगी दलों को वो जगह नहीं मिली। तो वो दिख रहा है। केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो गठबंधन तोड़ दिया। जनवादी पार्टी ने कहा है कि, और आप देखिए दयाशंकर मिश्र हमारे साथ हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, किसी एक सदन का सदस्य बनना था, वो आप एमएलसी जा रहे हैं, वेल एक्सपेक्टेड था। क्या कहेंगे पार्टी जो निर्णय लेती है उसको लेके? पार्टी ऐसे ही अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाती है। एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता का इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। मंत्री बनाया और विधान परिषद का सदस्य आज बनाया है, तो मुझको लगता है कि दुनिया देख रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिन खूबियों के चलते जानी जाती है, और आज वही अपने कार्यकर्ताओं को वो महिमा मंडित कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री हैं, लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं थे। आप देखिए कि ऐसे 6 नाम थे जब सरकार का गठन होता, 6 ऐसे नाम थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और उनको मंत्री पद बना दिया गया था, और ऐसे लोगों को एडजस्ट करना था। 5 नाम आज इस सूची में थे। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं, उनका टर्म खत्म हो रहा था तो उनको रिपीट किया जा रहा है। तो ये बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है, कैसे अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस जगह, कहां और कितना इस्तेमाल करना है, ये पार्टी का अपना एक थिंक टैंक है, वो तय करता है। बिल्कुल, और कुछ लोगों को तो उनके त्याग का इनाम भी मिल रहा है, चाहे वो मुकेश शर्मा की बात की जाए, बनवारी लाल की बात की जाए, उनको उनके त्याग का इनाम भी बीजेपी दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, बनवारी लाल दोहरे का वो एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जिस तरीके से और जिस क्षेत्र में वो मैनपुरी और अब जो जिसको कहा जाता है कि अखिलेश यादव का गढ़ है, उस क्षेत्र में उनकी एक्टिविटी बनी रहती थी। लंबे समय से पार्टी के लिए उन्होंने अपनी सुविधाएं दी, अपना काम उपलब्ध कराया है, और उनको ऐन मौके पे उनको भी ये उम्मीद नहीं थी। उनसे कल हमारी बात हुई तो उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा, उनको पार्टी इनाम के तौर पर एमएलसी का पद देगी, उनको भी नहीं पता था। मुकेश शर्मा ने खुद कहा कि वो लगातार संगठन में काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, लेकिन पार्टी ने अचानक कल उनके पास फोन जाता है कि आपको कल एमएलसी पद के लिए नामांकन करना है। तो ये बीजेपी की अपनी खूबी है। बीजेपी में एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, एक सोच का एक ऑर्डर है, ऊपर से नीचे तक का एक तंत्र बनाया गया है जो फैसले लेता है, और उसी का नतीजा है कि बहुत से अनएक्सपेक्टेड, और शायद यही वजह है कि अभिषेक बहुत देर से फैसले लिए गए एंड वक्त पर नाम सामने आए।
अभिषेक, क्योंकि रणनीति बनाने में वक्त बहुत लगता है। आपके पीछे आवाज आ रही है ढोल नगाड़ों की। अभिषेक, देखिए वही जैसा मैंने पहले कहा था कि बीजेपी हर छोटे बड़े काम को एक इवेंट के तौर पर लाती है, कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ती है, एक उत्साह पैदा करती है। एमएलसी पद का नामांकन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 7 मंत्री हैं, एक्सपेक्टेड था, पहले से तय था कि उनको एमएलसी का पद दिया जाना है। लेकिन इस आयोजन को जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़े इवेंट के रूप में बदला है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सभी जो नेता हैं उनके समर्थक उत्साह में हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बीजेपी की अपनी कार्यशैली है कि अपने वर्कर्स को कैसे जोड़ना है, कैसे छोटे छोटे आयोजनों को एक बड़े इवेंट के रूप में बदलना है। ये इवेंट परफॉर्मेंस के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बना रहता है, लोगों का कनेक्ट भी एक दूसरे से बना रहता है। बिल्कुल अभिषेक, बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। नामांकन होना है, हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे इस खबर के साथ।